जीवन में असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का अभी इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी हमने थोड़ी मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है। हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बच्चों, जो आपके एग्जाम के लिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इस वीडियो में बच्चों आप लोगों को 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाने वाले हैं, ठीक है। और यहां से आपके एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और इसके जितने भी सवाल दिए गए सभी सवालों को हम लोग इजी लैंग्वेज में समझते हैं। मैं कोशिश करूंगा बच्चों कि आप लोगों को इजी लैंग्वेज में समझा दूं ताकि आपके रटने की जरूरत ना पड़े, ताकि आप इसे अच्छे से समझ लें और लिख लें। क्या है सबसे पहला सवाल, समूह 77 यानी G77 से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो समूह 77, ठीक है, G77 समूह विश्व के विकासशील देशों का एक समूह है। तो जो G77 समूह है बच्चों, जो ग्रुप है, ये विश्व के जितने भी विकासशील देश है उसका एक क्या है, ग्रुप है, उसका एक क्या है, समूह है। तो सिंपल लैंग्वेज में है, G77 समूह विश्व के विकासशील देशों का क्या है, एक समूह है। यह संगठन हालांकि संयुक्त राष्ट्र की शेष समूह की अपेक्षा कम मजबूत है, ठीक है। ये जो संगठन है बच्चों, ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र के शेष समूह की अपेक्षा क्या है, थोड़ा कम मजबूत है, लेकिन किंतु विकासशील देशों के हितों को आगे रखने वाला संयुक्त राष्ट्र में से यह सबसे बड़ा समूह है। संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा समूह ये विकासशील देशों को हित को आगे रखने के लिए, ठीक है। इसके कार्यालय विश्व के कई शहरों में है, ठीक है। जो इसके कार्यालय हैं, ठीक है, वो बहुत सारे देश शहर में है, जैसे कि जिसमें से जेनेवा, नैरोबी, रोम, वियना, वाशिंगटन सिटी, ठीक है, प्रमुख है। तो ये सारे क्या है, इसके कार्यालय हैं। तो आप लोगों को यहाँ से अगर 2 या 3 मार्क्स का आता है तो यहाँ तक आप लोग लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे ही आप लोगों का क्वेश्चन का नंबर ज़्यादा पूछेगा बच्चों, तो आपको क्या करना है, 2 लाइन और लिख देना है। जैसे कि 4 या 5 मार्क्स का पूछा तो आपको नीचे और लिख देना है। क्या लिखना है, G77 समूह की मूल स्थापना 77 देशों ने मिलकर की थी। मतलब G77 जब स्थापना हुआ था बच्चों, तो 77 देश ने मिलकर किया था। बाद में बहुत से अन्य देश भी इसमें सदस्य बनते गए और वर्तमान में इसकी कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 130 हो गई। तो जब G77 का स्थापना हो रहा था बच्चों, ठीक है, जब स्टैब्लिश हुआ था उस समय 77 देश मिलकर के उसका स्थापना किया था, लेकिन बाद में और भी देश क्या हुआ, धीरे धीरे मिलते गए और वर्तमान में अभी के टाइम में 130 हो गया। G77 समूह में कितने देश हो गए, तो 130 देश हो गए, ठीक है। अभी सूडान इस संगठन का नेतृत्व कर रहा है। अभी जो है ना, सूडान इस संगठन का क्या कर रहा है, G77 का नेतृत्व कर रहा है, लीडरशिप कर रहा है, वही इसको क्या कर रहा है, संभाल रहा है। भारत भी इसका क्या है, एक सदस्य है, ठीक है। जितने भी विकासशील देश है बच्चों, ठीक है, उसका एक समूह ही क्या है, एक G77 है, ठीक है। और इसमें 77 देश ने मिलकर के G77 का स्थापना किया थे, ठीक है। और बाद में इसमें मिलते मिलते वर्तमान में भी 130 सदस्य हो गए हैं और इसका सूडान क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है। तो सिंपल सा लैंग्वेज था, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग इसे पढ़ करके याद कर लोगे, समझ लोगे। क्या है दूसरा नंबर सवाल, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहां प्रारंभ हुई थी। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सवाल इस तरीके से भी आ सकता है कि औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम कब स्थापित किया गया, तो वहां आप लोगों का सवाल पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में भी। तो देख लीजिए, औद्योगिक क्रांति, ठीक है, औद्योगिक क्रांति पहली बार 18वीं सदी के आखिर में, मतलब 18वीं सदी के लास्ट में, और 19वीं सदी के शुरुआत में इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। जो औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ था ना, ये इंग्लैंड में हुआ था बच्चों, याद रखिएगा कब हुआ था, 18वीं सदी के लास्ट में और 19वीं सदी के फर्स्ट में, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। भारतीय कृषि की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखें। तो भारत में कृषि के क्या क्या फीचर्स है बच्चों, क्या क्या विशेषता है, उस चीज़ को आपको लिखना है। तो भारत में एक ही खेत में एक साथ अनेक फसलें बोई जाती हैं, बिल्कुल है ना। भारत में आप देखे होंगे कि एक खेत में अनेक फसलें बोई जाती है। जैसे धान कटता है तुरंत हम लोग क्या कर देते हैं, गेहूँ रोप देते हैं, या फिर ये चना रोप देते हैं, है ना। मतलब एक ही खेत में अनेक फसलें बोई जाती है। दूसरा क्या है, भारतीय कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है ना। बिल्कुल, भारतीय जो जितने भी किसान है ना भारत के, वो मानसून पर निर्भर करते हैं। अगर बारिश हुई तो धान रोपाई होगी, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगी। तो ये पूरे के पूरे ये किस पर निर्भर करते हैं, मानसून पे करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। हम लोग लौह खनिज और लौह अलौह खनिज में अंतर स्पष्ट करें। तो
तो लौह खनिज किसको बोलते हैं बच्चों और अलौह खनिज किसको कहते हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लौह खनिज के बारे में लिखते हैं। लौह खनिज में कठोरता पाई जाती है, बिल्कुल लोहे के जो खनिज होते हैं बच्चों वो उसमें कठोरता पाई जाती है। लौह खनिज प्रायः भूरे रंग के होते हैं। कैसे कलर के होते हैं? भूरे रंग के। सिंपल लैंग्वेज में लिख दिए बच्चों। सबसे पहला लाइन में आपको क्या लिखना है? लौह खनिज कठोरता पाई जाती है, लौह खनिज में प्रायः भूरे रंग के होते हैं। उदाहरण में आप तीसरा में लिख देंगे लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइड आदि लौह खनिज के क्या है? ये उदाहरण है। तो ये सिंपल सा था लौह खनिज। अब इसी के नीचे हम क्या कर देंगे? अलौह खनिज। ठीक है, अलौह खनिज में कठोरता नहीं पाई जाती है। ठीक है, लौह खनिज में कठोरता पाई जाती है लेकिन अलौह में क्या होता है? कठोरता नहीं पाई जाती है। अलौह खनिज जो होते हैं कई रंगों के होते हैं। ठीक है, लेकिन लौह खनिज कैसे होते हैं? भूरे रंग के। लेकिन अलौह जो खनिज होते हैं वो कई रंगों के होते हैं। जैसे कि उदाहरण समझ लीजिए बच्चों, यहाँ पे तीसरा में आप लिख देंगे उदाहरण जस्ता, सीसा, सोना, अबरक, ये सारे क्या हो जाएंगे? अलौह खनिज के उदाहरण हो जाएंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देंगे। क्या है सवाल? राजनीतिक दल का क्या अर्थ है? ठीक है, राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट करें। मतलब राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? तो राजनीतिक दल, ठीक है, राजनीतिक दल लोगों का एक समूह होता है। क्या होता है? या लोगों का समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। ठीक है, जो ये ऐसा समूह होता है बच्चों जो चुनाव लड़ता है। ठीक है, जो चुनाव लड़ता है और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए, अपना कुर्सी पाने के लिए वो क्या करता है? काम करता है। ठीक है, यह समूचे राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। मतलब कि पूरे राष्ट्र को अपने ध्यान में रख करके क्या करता है? एक कार्यक्रम तैयार करता है, एक नीतियां तैयार करता है और जो सबके लिए अच्छा होता है। ठीक है, जो सबके लिए होता है। ठीक है, इसके बारे में सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक दल बहुत तरीके से होते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं बच्चों, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी और भी आम आदमी पार्टी, बहुत सारी पार्टी हैं। यही सब तो है राजनीतिक दल। तो सभी के विचार क्या क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए राजनीतिक दल लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर है ना। हम लोग पास जितना भी पार्टी आता है वोट मांगने के लिए, वो क्या बोलता है कि उससे अच्छा मेरा है, उससे अच्छा पार्टी मेरा है। कांग्रेस पार्टी अच्छा है तो बीजेपी वाला आएगा तो बोलेगा बीजेपी वाला कि मेरा पार्टी अच्छा है। अगर आम आदमी वाला आ गया तो आम आदमी बोलेगा कि मेरा पार्टी अच्छा है। तो मतलब वो औरों से बेहतर बताना चाहते हैं अपना पार्टी को। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने का बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? जो उनको वोट दे करके जो दल को जिताते हैं, ठीक है, जो भी पार्टी को जिताते हैं, ठीक है, वो अपनी नीतियां को क्या करते हैं? जीतने के बाद उसे लागू करती है। ठीक है, जो उनकी नीतियां हैं, ठीक है, जो जनता के सभी हितों के लिए हो। ठीक है, उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे पार्टी का नाम लिखा हुआ है, राजनीतिक दल का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। तो दो नाम लिखा हुआ बच्चों। ठीक है, तो आप इसे भी अच्छे से नोट कर लेंगे। तो सिंपल सा लैंग्वेज में था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। आर्थिक असमानता क्या है? ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों के असमान है ना, असमान नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों के असमान वितरण से उत्पन्न अवस्थाओं में आर्थिक असमानता कहते हैं। मतलब जितने भी प्राकृतिक संसाधन है बच्चों, ठीक है, जितने भी है, पेड़ पौधे, खनिज, लवण, जितने भी ये संसाधन हैं, अगर इसका वितरण सही रूप से ना हो तो ऐसी अवस्था को हम लोग आर्थिक असमानता कहते हैं। ठीक है, अधिकांश संसाधन कुछ सीमित लोगों के पास ही उपलब्ध है। कुछ ऐसे संसाधन है बच्चों जो कुछ लोगों के पास ही सीमित है, जबकि अधिकांश लोगों के पास संसाधन नहीं है। तो जब संसाधन का, जितने भी प्राकृतिक रिसोर्स है बच्चों, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, लोहे, खनिज, कोयला, ये सारे चीज़ जितने भी खनिज हैं, ठीक है, वो सभी लोगों में मतलब एक समान रूप में अगर वितरित नहीं होता, बंटता नहीं है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं? आर्थिक असमानता कहते हैं। इसी प्रकार कुछ राज्यों के पास भरपूर संसाधन है, जैसे कि हमारे झारखंड में, हमारा प्यारा झारखंड में क्या है? भरपूर संसाधन है। यहाँ पे खनिजों का राज्य कहा जाता है इसको। ठीक है, हमारे झारखंड में तो यहाँ पे भरपूर संसाधन है, जबकि कुछ राज्यों में अभाव है। जबकि कुछ जगहों पे, जैसे राजस्थान में कोयला है नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? हमारे झारखंड में कोयला है। तो कुछ ऐसे संसाधन है बच्चों जो कोई भी राज्य में है और कोई राज्य में नहीं है। मतलब कि क्या है कि वितरण सही रूप से नहीं है। ठीक है, इससे समग्र राष्ट्रीय विकास में बाधा आती है। बिल्कुल बाधा आती है कि अगर मान लो कि हमारे झारखंड में कोयला है तो उसको ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग को दूसरे राज्य तो भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा। वहाँ अगर मान लो कि बालू या कुछ भी है,
तेल वगैरह है दूसरे देश में, तो वहां से हमको यहाँ पे लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा। तो ये ट्रांसपोर्ट खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बाधा आ रही कि नहीं आ रही है, बैरियर अवरोध आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, इसी अवस्था को आर्थिक असमानता कहते हैं। ठीक है, जब प्राकृतिक संसाधन का सही रूप से वितरण ना हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी अवस्था को क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक असमानता कहते हैं। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। चलिए बाबू आगे देखो, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? ग्लोबलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय, अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है। वैश्वीकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध की भावना का संचार हो। मतलब एक देश को दूसरे देश के साथ जोड़ना ही क्या है, वैश्वीकरण है। ठीक है, वैश्वीकरण की भावना से वैश्विक आधार पर तीव्र एकीकरण का वातावरण निर्मित होता है। विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप ही संभव है। वैश्वीकरण का मतलब हम आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं बच्चों कि एक देश दूसरे देश से क्या होता है, अटैचमेंट होता है, दोनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, दोनों के बीच, है ना। वैश्वीकरण का मतलब क्या हुआ कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे अर्थव्यवस्था के साथ क्या करना, जोड़ना। मतलब इसका जो भी टेक्नोलॉजी है, मान लो कि ये देश ए है और ये देश बी है, तो मान लो देश ए के पास जितने भी सेवा है, जितने भी टेक्नोलॉजी है, जितने भी कोई भी चीज है, तो वो बी को भेजता है, और बी के पास जितने भी टेक्नोलॉजी है, जितने भी सेवा है, निवेश है, प्रौद्योगिकी है, वो आपको ए को भेजता है। तो इस तरीके का जो होता है बच्चों, ठीक है, एक देश को दूसरे देश के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, आज संपूर्ण विश्व परस्पर काफी निकटता अनुभव करता है तथा सभी देश विश्व परिवार के सदस्य के समान हो गए। बिल्कुल ठीक है, हम लोग ना करते हैं कि वो देश अलग है, चीन अलग है, तो नेपाल अलग है, लेकिन बच्चों जब बात आती है एक दूसरे से मिल कर रहने का, ठीक है, जब एक दूसरे का ट्रांसपोर्ट करने का, से वस्तु और सेवा का या फिर शिक्षा का, कुछ चीज, कोई भी चीज का, तो अब सभी देश क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, है ना। अगर मान लो कि हम लोग हर देश से अगर लड़ाई करते रह गए, ठीक है, तो अगर दूसरा देश के पास जो चीज उत्पादन हो रहा है तो हम लोग पास वो चीज मिलेगा, नहीं मिलेगा। जापान में जितना टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जितने भी टेक्नोलॉजी है, मान लो हम लोग जापान से लड़ाई कर लेते हैं किसी तरीके से, ठीक है, तो अगर जापान में जितने टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, और हम लोग पास जितना भंडारण है, अगर उन लोग लड़ाई कर लेगा तो हम लोग देंगे, नहीं देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक देश के अर्थव्यवस्था के साथ दूसरे अर्थव्यवस्था को जोड़ना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। और ये वैश्वीकरण के ही परिणाम स्वरूप क्या करते हैं हम लोग, वस्तु सेवाओं और निवेश, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, सारे चीज को हम लोग आदान प्रदान करते हैं। क्लियर हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल में हम लोग, स्पिनिंग जेनी का क्या था, इसका आविष्कार किसने किया था? तो देखिए इसका उत्तर क्या है, स्पिनिंग जेनी कपास के रेशे से सूत काटने की मशीन थी। तो जो स्पिनिंग जेनी था ना बच्चों, ठीक है, ये एक मशीन था, ठीक है, और ये क्या करता था, सूत काटता था। कपास के रेशे से सूत काटने की एक क्या थी, मशीन थी। इस मशीन द्वारा अकेले कारीगर अनेक पुनिया बना सकता था। मतलब कि बच्चों कि ये जो मशीन था, बहुत सारे कारीगर को क्या कर दिया था, बेरोजगार कर दिया था। मतलब कि ये जो मशीन आया था ना, इसमें बहुत सारी महिला लोग विरोध भी किया था। ठीक है, बहुत सारे महिला लोग इसकी विरोध की थी कि जितने भी वहाँ पे महिला लोग काम करती थी सूत काटने का, उन लोग को हटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि मशीन आ गया था। मशीन बहुत सारे कारीगर को, बहुत सारे जितने भी वर्कर थे, वो सारे का काम अकेले कर दे रहा था। ठीक है, तो इसका विरोध भी हुआ था। और एक ही समय में कई धागे काट सकता था। बिल्कुल, स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में जेम्स हारग्रीव्ज ने किया था। तो यहां से आप लोग का एक नंबर का भी सवाल आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो 1764 में किया था। कौन किया था भाई? तो जेम्स हारग्रीव्ज ने किया था। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या है रोपण कृषि? क्या है इसकी, क्या विशेषता है, बताएं। ठीक है, तो रोपण कृषि, इस प्रकार की कृषि में एकल नकदी फसल उगाई जाती है, केवल बेचने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, तो रोपण कृषि जो होता है बच्चों, ठीक है, ये एकल नकदी फसल उगाई जाती है जिसमें केवल बेचने के उद्देश्य से किया जाता है। जैसे रबड़, चाय, कहवा, मसाले, नारियल और फूल कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं जो रोपण कृषि के क्या है, उदाहरण है, अंतर्गत हैं। इसकी क्या क्या विशेषता है भाई? तो विशेषता देखो क्या क्या है बाबू। ठीक है, यह एक एकल फसल कृषि है। या किस तरीके से फसल कृषि है? एकल कृषि। ठीक है, इसमें बड़ी अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये जो फसल उत्पादन जो करता है बच्चों, उसको बहुत ही ज्यादा मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, पैसा की जरूरत पड़ती है उसको। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। इसके लिए विस्तृत क्षेत्र, मतलब विस्तृत मतलब बड़ा क्षेत्र। ठीक है, देखो आप लोग को हम एक एक पॉइंट को बता दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। विस्तृत मतलब होता है बड़ा। इसके लिए विस्तृत क्षेत्र, कुशल प्रबंधन। कुशल प्रबंधन का मतलब स्किल मैनेजमेंट।
है ना, स्किल मैनेजमेंट, जो जिसके पास स्किल है वही इसको कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि गरिया देगरिया कोई भी आदमी इसको कर लेगा। ठीक है, जिसके पास स्किल है, जिसके पास कुशल है, वैसा प्रबंधन है ना। तकनीकी ज्ञान, इसमें टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस अनपढ़ आदमी भी इसको कर सकता है। ठीक है, और क्या है, वैज्ञानिक मशीनरी, उर्वरक, परिवहन के अच्छे साधनों की सुविधा भी होना चाहिए। ठीक है, और माल तैयार करने के लिए कारखानों की आवश्यकता भी होती है। तो ये सारी इसकी क्या है, विशेषता है। तो आप भी इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, क्या है सवाल, रोपण कृषि क्या है, इसकी क्या विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में हम लोग राजनीतिक दल के किन्हीं 2 गुणों को लिखें। तो राजनीतिक दल तो आप लोग को हम समझा दिए थे, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, ये सारे क्या है, राजनीतिक दल है, ये तो समझा दिए थे। लेकिन इसके क्या क्या गुण है वो देख लीजिए। ठीक है, राजनीतिक दल के गुण देखिए। राजनीतिक दल लोगों का ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य में काम करता है। वही चीज को क्या कर दिया यहाँ पे, पॉइंट वाइज बना दिया। ठीक है, कि राजनीतिक दल एक ऐसा समूह है, ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने के लिए और सरकार राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए उद्देश्य से काम करता है। क्लियर है। आगे दूसरा, वे समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करते हैं। बिल्कुल, वो समाज के हित को ध्यान में रखते हैं। ऐसा नहीं कि समाज का नुकसान करके वो काम करते हैं। समाज को हित को ध्यान में रखते हुए वो अपने नीतियां को, अपने कार्यक्रम को तय करती है। सामूहिक हित को लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। इसके आधार पर ये लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं और उनकी नीतियां दूसरों से बेहतर होती है। तो उसी को क्या कर दिया, पॉइंट वाइज बना दिया है। तो आप भी इसे कर सकते हैं। आगे देखते हैं, सूचना के अधिकार से क्या समझते हैं। चलिए फटाफट करते हैं हम लोग। मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया था जिसे सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कहा गया। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। ठीक है, तो सूचना का अधिकार क्या है बच्चों, मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया था। उसी अधिनियम को हम लोग क्या कहते हैं, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कहा गया। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी या विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। मतलब इसके अंतर्गत ये एक ऐसा अधिकार था बच्चों कि आप कोई भी सरकारी या गैर सरकारी, ठीक है, आप अगर नागरिक हो भारत के तो आप जानकारी ले सकते हो, बस शर्त यह है कि आरटीआई तहत पूछी जाने वाली जानकारी तथ्य के आधारित होना चाहिए। मतलब कि आप जो भी सवाल करोगे वो आरटीआई के तहत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ भी सवाल आप कर दो। ठीक है, अब जाके वहां पे ऐसा नहीं बोल दो कि सर हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, तो कुछ उल्टा पल्टा सवाल नहीं। मतलब कि जो आरटीआई के तहत जो जानकारी है उसी तथ्य को आप लोग जानकारी ले सकते हैं। यानी हम किसी सरकारी विभाग से उसके विचार नहीं पूछ सकते, जैसे आपके इलाके में विकास के कामों के लिए कितने पैसे खर्च हुए हैं, ठीक है, ये आप पूछ सकते हैं, और कहाँ खर्च हुए हैं, आपके इलाके की राशन की दुकान में कब और कितना राशन आया, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल में कितने पैसे खर्च हुए हैं, जैसे सवाल आप सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत पता कर सकते हैं। ये अधिकार हम लोग को मिला है बच्चों, सूचना का अधिकार, कि आप उसको सूचना ले सकते हो। ठीक है, आप नोट ले सकते हो कि अगर मान लो आपके गांव में, शहर में जो भी स्कूल है तो उसमें कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ है। ठीक है, अब कोई बच्चा नहीं, मतलब 18 मतलब वो एज होना चाहिए उस हिसाब से। ठीक है, वो एक अधिकार देता है। हॉस्पिटल में कितने पैसे आए, कितने खर्च किए गए। ठीक है, तो ये आपका अधिकार, सूचना का अधिकार देता है। ठीक है, तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। चलिए आपका आगे का सवाल जो है, विश्व व्यापार संगठन की 2 कार्यों को लिखिए। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 2 कार्य आपको लिखना है। क्या है, समान रूप से बगैर किसी भेदभाव की खुली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संचालन व देखरेख करना। ठीक है, तो खुली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल जो बिजनेस है बच्चों, उसका देखरेख करता है कौन, WTO। ठीक है, दूसरा क्या है, विकासशील या अल्प विकसित देशों का प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना, व्यापारिक झगड़ों का निपटारा करना। तो ये जो WTO का एक और काम क्या है बच्चों, जो विकासशील देश हैं, जैसे हमारे भारत देश, नेपाल, भूटान, ये सारी चीज़, ठीक है, जो या फिर अल्प विकसित देश, पाकिस्तान, ठीक है, सॉरी यहाँ पाकिस्तान नहीं होगा, जापान वगैरह कुछ होगा। ठीक है, देशों को प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग देना या तकनीकी सहायता प्रदान करना, ये WTO का काम है। चलिए एक लास्ट सवाल जो है बच्चों, इसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। क्या है, बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो बैंक में इनकम कहाँ से आता है भाई। ठीक है, सवाल तो ये भी आता है ना कि बैंक में इनकम कहाँ से आता है, बैंक तो इतना बड़ा बड़ा खोल के रख दिया है, उसका इनकम कहाँ से आता है। तो इसको समझ लो, बैंक का इनकम कहाँ से आता है। बैंक अपने यहाँ जमा राशि पर जो ब्याज देते हैं, ठीक है, जैसे कि आप पैसा जमा करते हो जी 500, 1000, 2000, तो आपको पता चलता है कि साल 2 साल में आपको 2 रुपये बढ़ गया, 5 रुपये बढ़ गया, सर मेरा 10 रुपये बढ़ा था, मेरा 20 रुपये बढ़ा था। चलिए बताइए आप लोग कितना कितना बढ़ा था। ठीक है, तो इसमें जो बढ़ता है तो कितना कम बढ़ता है, सोचो 5 साल में 10 रुपये बढ़ा, 5 रुपये बढ़ा, एकदम कम से कम।
लेकिन लेकिन अगर बैंक जो है लोन भी देता है, क्या करता है बैंक, लोन भी देता है, ठीक है, चाहे बिजनेस लोन हो, चाहे बड़े बड़े ट्रेनिंग वगैरह में वो अपना पैसा लगाता है, ठीक है, और वहाँ से वो ज़्यादा ब्याज पर वो क्या कर देता है, ऋण देता है। तो बताओ तुमको दे रहा है कम ब्याज और ले रहा है ज़्यादा ब्याज, तो उसको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कर्जदारों के लिए लिए गए ब्याज तथा जमाकर्ताओं के दिए गए ब्याज में अंतर जो है, उसी में क्या होता है, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। समझ में आया? मतलब कि जो आपको लोन दे रही है बैंक और उस पर जो ब्याज वसूल रही है, वही उसका क्या है, उसका आय का स्रोत है, वहीं से वो इनकम जनरेट करता है। क्लियर है? तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का सारा सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे। हमारा समझाने का तरीका कैसा था बच्चों, वो एक प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर करना, ठीक है, कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप भूल भी जाते हो तो आप लोग लिख दोगे, इस तरीके से आप लोग समझ लिए, तो नीचे जरूर से जरूर कमेंट करना, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप चैनल पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आप हम जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैं वहाँ पे आपको बेझिझक आपसे हम बात करेंगे, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से आप लोगों को देखो, अभी सोशल साइंस हमने एसएसटी का कुछ क्वेश्चन बताए, तो इसमें आपको एमसीक्यूज भी बताया गया है, बहुत सारा सब्जेक्टिव भी बताया गया है ना। और इसका एक अलग सा प्लेलिस्ट बना दिए हैं, सारा सब्जेक्ट का है ना, हम अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए। जैसे कि आपको अगर साइंस का तैयारी करना है तो साइंस का अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको 10-12 वीडियो मिल जाएगा। अगर एसएसटी का तैयारी करना है तो वहाँ पे अभी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे आपका 10-12 वीडियो मिल जाएगा, है ना, जहाँ प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस मॉडल पेपर, संभावित प्रश्न, सारा का सारा मिल जाएगा। मैथ का चाहिए तो मैथ का भी मिल जाएगा, हिंदी का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, सारा सब्जेक्ट का आपका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया बच्चों, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।